बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं नईम अख्तर हूँ और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं शिराज मुईब। 1 फरवरी 2021 का दिन म्यांमार के लिए बहुत अहम था, क्योंकि इस दिन मुल्क की फ़ौज ने सिविल हुकूमत का तख्ता उलटकर मुल्क में मार्शल लॉ का निफाज कर दिया है। 1 साल के लिए इमरजेंसी लगा दी गई है और तमाम सियासी सरगर्मियों और सियासी पार्टियों को पर भी पाबंदी लगा दी गई है। अब ये सब कुछ क्यों हुआ है, इसके पीछे क्या पस मंज़र था, या म्यांमार के क्या हालात थे कि जिसकी वजह से फ़ौज ने ये एक इंतहाई कदम उठाया है, इन सब के ऊपर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये म्यांमार किस तरह का मुल्क है। म्यांमार जनूब मशरक़ी एशिया का एक मुल्क है जिसकी सरहदें भारत, चीन और बांग्लादेश के साथ मिलती है। इस मुल्क ने 1948 में बरतानिया से आज़ादी हासिल की थी। इस वक्त मुल्क की आबादी 5.5 करोड़ है, यानी 54 मिलियन, जिसमें सबसे ज़्यादा 88% बुद्ध मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। 6.3% यहाँ पर ईसाईयत और 4.3% यहाँ पर रोहिंग्या मुसलमान हैं। अब ये लफ्ज़ रोहिंग्या मुसलमान याद रखिएगा, आगे चलकर इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो जैसे मैंने बताया कि 1948 में जब ये मुल्क आज़ाद हुआ था तो इसके अंदर यहाँ पर सियासी माहौल बना ही नहीं। उसकी वजह यह कि यहाँ की फ़ौज बहुत मजबूत थी, तगड़ी थी, सियासत में उसका बहुत ज़्यादा अमल दखल था। इसलिए उन्होंने 1962 से लेकर 2011 तक एक बड़ा तवील अरसा यहाँ पे मार्शल लॉ लगा के रखा है। इस दौरान सियासी सरगर्मियों या सियासी रहनुमाओं, सियासी पार्टियों, हर एक चीज़ के ऊपर पाबंदी थी और लोग सिर्फ फ़ौज के बारे में सोचते थे, क्योंकि बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में फ़ौज ने अवाम को ये बावर करवाया हुआ था कि इस मुल्क को चलाने या संभालने की ज़िम्मेदारी सिर्फ फ़ौज के पास है और फ़ौज ही इसको अच्छे तरीके से ये काम कर सकती है। बहरहाल 1990 में यहाँ पर तब्दीली आना शुरू हुई, यानी माहौल थोड़ा सा तब्दील हुआ और लोगों को सियासी अवेयरनेस मिलना शुरू हुई, जिसकी वजह ये थी कि एक सियासी रहनुमा जो समाजी रहनुमा भी थी, सांग आन सूची, जिनको 1991 में अमन का नोबल प्राइज़ भी दिया गया था, उन्होंने यहाँ पे सियासी पार्टी बनाई और लोगों को इस बात का एहसास दिलवाया कि मार्शल लॉ नहीं बल्कि जमहूरियत वो किसी भी मुल्क का निज़ाम चलाने के लिए बेहतरीन तरीक़ा हुकूमत होती है। मुल्क में सियासी माहौल बनाने के लिए सूची ने 1990 में अपनी जद्दोजहद का आगाज़ किया और 2020 तक वो मुसलसल कोशिश करती रही हैं। 20 साल की मेहनत के बाद यानी 2010 में पहली दफ़ा इस मुल्क में जनरल इलेक्शंस हुए, लेकिन सूची की जमात NLD नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने इसमें हिस्सा नहीं लिया और उसकी वजह ये बताई कि ये इंतखाबात हैं ये फ़ौज की छतरी के नीचे हो रहे हैं और फ़ौज अपनी मर्ज़ी की हुकूमत ले आएगी। लिहाजा वो अपोजिशन में चली गई और एक बड़ा तवील अरसा यानी कमोबेश 10 साल उन्होंने अपोजिशन में गुजारे हैं। 2020 में दोबारा इलेक्शंस हुए और इस दफ़ा उनकी जमात कामयाब ठहरी। वो हुकूमत में आई, इक़्तिदार उनको मिला, लेकिन बदकिस्मती से जिस दिन पार्लियामान का पहला इजलास होना था यानी 1 फरवरी 2020 को होना था और इसी दिन फ़ौज ने उनका तख्ता उल्टा और उनको गिरफ़्तार करके मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लगा दिया। इस वक्त सूची समेत दूसरे बहुत से सियासी रहनुमा फ़ौज के ज़ेरे हिरासत हैं और मुल्क में मार्शल लॉ है और सियासी सरगर्मियाँ मुअत्तल कर दी गई हैं। अब फ़ौज ने इस मार्शल लॉ का जवाज़ ये पेश किया है कि 2020 में जो इलेक्शन हुए थे वो फेयर नहीं थे, यानी साफ़ नहीं थे, उनमें धांधली की गई और सूची की जो हुकूमत है वो धांधली के ज़रिए इक़्तिदार में आई है और अपोजिशन की जमातें भी कुछ इसी किस्म की बातें कर रही थी। लेकिन जो म्यांमार का इलेक्शन कमीशन है उसने कहा था, उसका ये बयान था कि इलेक्शंस हैं वो मुकम्मल तौर पर साफ़ और शफाफ हुए हैं और किसी किस्म की कोई धांधली नहीं हुई। बहरहाल इस बयान को कि मुल्क में जो इंतखाबात साफ़ नहीं हुए, धांधली हुई है, इस चीज़ को जवाज़ बनाकर अब फ़ौज ने मुल्क का इक़्तिदार संभाल लिया है। इस मार्शल लॉ के बाद बैनुल-अक़वामी रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने कहा है कि फ़ौज के इस इक़दाम की वजह से म्यांमार के ऊपर मुआशी पाबंदियाँ लगाई जा सकती हैं। फ़िलहाल उन्होंने इसका ऐलान तो नहीं किया, लेकिन ये एक इस तरह का बयान उन्होंने ज़रूर दिया है कि जिसके ऊपर अमल किया जा सकता है। चीन ने इसको म्यांमार का अंदरूनी मामला करार दिया है, जबकि ख़ित्ते के दूसरे बहुत सारे ममालिक जो यहाँ के सियासी माहौल और फ़ौज के रवैये को समझते हैं, उन्होंने इसके ऊपर कोई बयान नहीं दिया। अब ये सवाल कि इस मार्शल लॉ की वजह से किसको फ़ायदा और किसको नुकसान होगा, तो ज़ाहिर है जो फ़ौज है या फ़ौज के चाहने वाले लोग हैं उनको तो इस चीज़ का मार्शल लॉ का फ़ायदा होगा, लेकिन नुकसान जो है वो सियासी अमल का हुआ है, सूची का, उनकी सियासी जमात का हुआ है। लेकिन इन सब से बढ़कर जो नुकसान हुआ है वो हुआ है रोहिंग्या मुसलमानों का।
آپ کو پتہ ہوگا 2017, 18 اور 19 میں روہنگیا کی جو فوج ہے اس نے بڑے منظم طریقے سے ان مسلمانوں کی نسل کشی کی تھی، جس کی وجہ سے روہنگیا کے یہ مسلمان ہجرت کر کے بنگلہ دیش جانے پر مجبور ہوئے تھے، لیکن بنگلہ دیش نے بھی ان کا کوئی خیر مقدم نہیں کیا اور انہوں نے بھی ان کو کشتیوں میں بٹھا کر دور دراز جزیروں پر چھوڑ دیا ہے۔ اب فوج کے دوبارہ اقتدار آنے کے بعد سے یہ مسلمان زیادہ پریشان ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوبارہ ان کی نسل کشی شروع کر دی جائے، کیونکہ فوج کے اندر مسلمانوں کے لیے وہاں کے جو روہنگیا مسلمان ہیں ان کے لیے کچھ زیادہ پسندیدگی نہیں پائی جاتی۔ اب مارشل لاء کے بعد ملک میں صورتحال یہ ہے کہ تمام تر نظام جو ہے وہ فوج کے ہاتھ میں ہے، سڑکوں پر بھی فوج موجود ہے، انٹرنیٹ بند کر دی گئی ہے، سوشل میڈیا بھی بند ہے، جگہ جگہ پولیس اور فوج کا گشت ہے، پیرا ہے، اور لوگ جو ہے وہ فوجی مارشل لاء کو ایک طرح سے قبول کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ گرفتاری کے بعد سوچی نے جیل سے یہ کال لوگوں تک پہنچائی تھی کہ آپ باہر نکلیں، فوج کے اس کے اقدام کی مخالفت کریں، احتجاج کریں، مظاہرے کریں اور فوج کو مجبور کریں کہ وہ مارشل لاء ختم کر کے اقتدار جو ہے واپس سیاسی حکومتوں کو دے اور واپس بیرکوں میں چلی جائے۔ اس کال کے اوپر کچھ لوگ باہر ضرور نکلے ہیں، لیکن لوگوں کی تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی یا مظاہروں میں وہ شدت دیکھنے میں نہیں آئی کہ وہ فوج کو مجبور کر سکیں یا فوج جو ہے وہ واپس اپنی بیرکوں میں جائے۔ فی الحال ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ جیسے میں نے بتایا کہ اقتدار بھی فوج کے پاس ہے، اس وقت طاقت بھی فوج کے پاس ہے، حالات بھی ان کے لیے سازگار ہیں، ملک میں ایمرجنسی لگا دی گئی ہے، 1 سال تک مارشل لاء رہے گا، اور فوج نے کہا ہے کہ 1 سال کے بعد اگر حالات بہتر ہوئے تو ملک میں الیکشن کروا کے دوبارہ جو ہے وہ ایک سیاسی حکومت قائم کی جائے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا فوج اپنے اس بیان کے اوپر قائم رہتی ہے کہ نہیں کہ ہم 1 سال کے بعد الیکشن کروائیں گے، یا پھر 1962 سے 2011 تک والی صورتحال دوبارہ اس ملک میں دہرائی جا رہی ہے۔ دوستو امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور یہ گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ اس چینل پر آنے والی نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔